Online lecture is a system of medicine, concepts of electrohomeopathic and regenerative function of electrohomeopathy. The new era of electrohomeopathic enters the bioelectrical energy, bioelectricity. Each groups of remedies, part 16, welcome all participants and attendants. ये 3 पैनल्स पे प्रोग्राम्स हो रहा है सीसीएम क्लिनिक ऑनलाइन लेक्चर और बायोइलेक्ट्रिकल और न्यू एरा ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन द स्टडी गाइडेंस सेंटर ओके थैंक यू रीजनरेटिव फंक्शन बाय इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो रीजनरेट करती है और आज बहुत पॉपुलर हो रही है रीजनरेटिव थेरेपी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक उसी पे काम करती है और रीजनरेटिव फंक्शंस जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के ज़रिए मेंटेन करता है उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फोकस ऑफ रीजनरेटिव एंड रीस्टोरिंग बॉडीज नेचुरल फंक्शन बाय बैलेंसिंग बायो एनर्जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फोकस करती है रीजनरेटिंग मतलब फिर से शुरू करने को रीस्टोरिंग मतलब फिर से स्टोर करने को और इकट्ठा करने को द बॉडी नेचुरल फंक्शन जो हमारी बॉडी के नेचुरल फंक्शंस को बाय बैलेंसिंग बैलेंस ये बैलेंस करती है बायो एनर्जी को जिसे हम बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए जानते हैं और वो होता है किस तरीके से जैसे कि प्योरीफाइंग ब्लड एंड लिम्फ जब हमारा ब्लड और लिम्फ प्योरीफाई होता है तब हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस होती है बायो एनर्जी बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल एक्सचेंज होता है हाइपर एनर्जेटिक होता है या हाइपो एनर्जेटिक होता है या टॉक्सिफिकेशंस हमारी बॉडी टॉक्सिसाइड जो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे एबनॉर्मल जो फूड्स कंज्यूमिंग की वजह से इन्वायरमेंट्स की वजह से टेम्परेचर की वजह से हमारे प्रॉपर रेस्ट न करने की वजह से हमारे जैसे बाहर के बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से या घर के ही जो खाना है वो प्रॉपर वे में बैलेंस करके ना लिया जाए उसमें हमने देखा है ओवर वेटिंग भी हो जाते हैं ओके तो इस वजह से हमारी बायो एनर्जी जो फंक्शन जो लेवल है वो एबनॉर्मल्स हो जाते हैं और बॉडी के अंदर जो कलेक्शंस ऑफ जो बायो कंटेंट्स हैं जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो या तो हमारे फूड्स के अंदर कमी की वजह से वो डिफिशेंसी क्रिएट कर जाते हैं या फिर ये जो है बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं जैसे हम ओबेसिटी में भी देख सकते हैं या फिर लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे कि फास्ट फूड खाने की वजह से डिपॉजिट हो जाना जो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव रखा जाता है फूड्स के अंदर डाला जाता है या आर्टिफिशियल कलर यूज़ किए जाते हैं या जो बाहर के जो फूड्स होते हैं बाज़ार के जो कंज्यूम करते हैं हम स्ट्रीट फूड्स कहते हैं उसमें हाइजीनिक या फिर हमारा जो है प्रॉपर क्लीन नहीं होता अभी जो वेजिटेबल्स आती हैं या जो भी लीव्स वाली जो वेजिटेबल्स आती हैं उनमें जैसे कि हमने देखा है कि कोरिएंडर है जैसे धनिया कहते हैं या ग्रीन चिली है हरी मिर्ची कहते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी होता है जैसे बिटर नीम भी कहते हैं सॉरी बिटर नीम स्वीट नीम भी कहते हैं तो ये सारी चीज़ें बाज़ार वाले डालते हैं अपने फूड्स के अंदर और ये बगैर क्लीन किए हुए डालते हैं अब आप जानते ही हैं बहुत से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ की जाती हैं फार्मिंग के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है और बहुत से बैक्टीरियाज भी होते हैं और इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं उन लिप्स पे बगैर वॉश किए हुए जब उसे ग्रीन जैसे कि कोरिएंडर डाल करके अक्सर या पुदीना है मिंट मिंट का जो लीफ है उसे फूड पे डाल के देते हैं या उसकी शिकंजी बना के देते हैं
या यूपी नॉर्थ इंडिया की तरफ जो हैं साइड पे पन्ना चलता है, जिसे मैंगो को बॉयल करके या उसे भून करके उसका तैयार करते हैं। उसमें पुदीने का यूज़ किया जाता है, मिंट्स का यूज़ किया जाता है, मिंट लीव्स का। तो वो भी अगर प्रॉपर क्लीन नहीं की गई है तो उसके ऊपर जो भी कंटेंट्स चिपके हुए हैं, स्टिक किए हुए हैं, चाहे वो बैक्टीरियाज के हुए, माइक्रोब्स हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, या फिर उस पे जो पेस्टिसाइड स्टिक किए हुए हैं, जो छिड़काव किया गया है उसको सेव करने के लिए, तो उस कंडीशन में वो चीज़ हमारे फूड्स के साथ डायरेक्ट हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जाती है और ये ट्रैवल करके हमारे ऑर्गन्स को ख़राब करती है। तो इससे यहाँ पर प्योरीफाइंग ब्लड एंड लिम्फ, कई बार देखा गया है कि हमारी जो टॉक्सिफिकेशन इतनी माइन्यूट होती है या माइक्रो लेवल पे होती है कि वो बॉडी से इंटर करती हुई वो ब्लड और लिम्फ में जाके मिल जाती है। ब्लड और लिम्फ जब इम्प्योरिटी होती है या अशुद्ध होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में लीवर है, स्प्लीन है, हार्ट है, अगर ब्लड के अंदर फैट के जो लेवल्स है वो बढ़ जाता है, तो ब्लॉक प्लग्स होते हैं आर्टरीज के अंदर, ब्लॉकेज होते हैं, कार्डियक मसल्स के फंक्शन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लिम्फ के अंदर अगर किसी तरीके की हो तो हमारी लिम्फ नोड इनलार्ज की जाती हैं, लिम्फ डिपॉजिट हो जाता है या टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं लीवर में, पैंक्रियाज में, स्प्लीन के अंदर, किडनी के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें मेजर कॉम्प्लिकेशंस के का सामना करना पड़ता है। तो इसे हम सेलुलर लेवल लेवल पर जो है वेरीफाई होता है, स्टिमुलेट करते हैं, और बाय इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जैसे से के ज़रिए जब हम क्लीन कर लेते हैं तो रीजनरेट करता है, जो फंक्शन है हमारी बॉडी का वो फिर से रीजनरेट कर जाता है। इट वर्क्स एट द डीप लेवल, और ये काम जो होता है बहुत गहराई से होता है। टू रिकंस्ट्रक्शन ऑर्गन, जब हमारे फ्लूइड्स में इन्फेक्टेड होंगे, जाहिर सी बात है जो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर डेवलप करती है, पहले वो सिम्टोमेटिक होती है। सिम्टोमेटिक में हमारे फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इन्वॉल्व होना, वॉमिट का होना या लूज़ मोशन का है, ये फंक्शन हाइपर हो जाते हैं। अगर ये हाइपर नहीं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी बॉडी के अंदर से लॉस होना शुरू हो जाता है। म्यूकस का लॉस भी हो जाता है, वाटर का भी लॉस हो जाता है, जिसका डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। ब्लड के अंदर वाटर का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है, जिसके अंदर ब्लड कंसनट्रेट फॉर्म में हो जाता है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अगर ये लेवल वहाँ पे नहीं कोई अटैक किया, तो ये जब हमारे लीवर के अंदर जाकर डिपॉजिट करता है तो लीवर के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। लीवर एबनो जो है, जैसे कि अभी बहुत से ज़्यादा रिपोर्ट में देखा जा रहा है, या तो वो फैटी लीवर आता है या फिर वो जो है हेपेटिमैगली आता है। तो ऐसे कंडीशन में ग्रेड 1, ग्रेड 2 लीवर की पोजीशन आती है, तो वो उसके अंदर डिपॉज़िट वेस्ट मटेरियल की वजह से उसके जो सेल्स हैं, सेल्स में जो रियल शेप है वो चेंज हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है। जब हमारे बॉडी की जैसे किडनी है श्रिंक कर जाती है, उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो श्रिंक करती जाती है, ड्राई होते जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मेडिसिन जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ बायो एनर्जी को मेंटेन करके लिम्फ और ब्लड के थ्रू बॉडी लिम्फ और ब्लड को प्योरीफाई करके बॉडी के जो सेलुलर जो सेल्स स्ट्रक्चर है, आर्गन जिससे शेप बन रहा है, आर्गन जिसमें हमारे हेल्दी हैं, उनको उनके टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, बिल्ड करता है, और इस तरीके से जाकर पूरे हेल्थ को मेंटेन कर पाता है। हाउ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सपोर्ट रीजनरेशन, ये कैसे सपोर्ट करती है रीजनरेशन को, तो यहाँ पे क्लियर किया गया है। सेलुलर रीजनरेशन, ये सेलुलर जो रीजनरेशन सेल्स के अंदर जो रीजनरेट करते हैं हम सेल्स को,
तो उसके ज़रिए टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं। किसी भी अगर हम कोई भी एक चॉक की पीस लें हम अपने घर के अंदर, या हम शुगर के क्रिस्टल्स को लें, या शुगर को ही पूरी ले लें 1 स्पून या 1 कप, या फिर हम सॉल्ट को ले लें, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जैसे कि अ, जो मतलब कोई भी घर की किचन की भी चीज़ें ले सकते हैं। अगर उसको हम पाउडर शेप में चेंज करते हैं तो वो बारीक क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं, पाउडर शेप में आते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स को अगर हम वाटर में डाइल्यूट करें तो वो और ज़्यादा स्प्रेड कर जाते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी है, ये तैयार होती है 3 सरफेस में। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है सेल्स को के एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो उनको एक शेप देते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। कई मॉलिक्यूल्स बनकर एक सेल बनाता है। कई सेल मिल कर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कई स्ट्रक्चर जो टिश्यूज़ हैं मिल कर के वो फिर जा कर के एक ऑर्गन। इस पे हमारा पूरा लेक्चर है यूट्यूब पे। शुरू के लेक्चर्स में है ये चीज़ बताई गई है। क्रिएशन ऑफ द लाइफ के अंदर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टिश्यूज़ और किस तरीके से हमारा डेवलप होता है, कोई एक माइन्यूट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे एक बिल्ड होकर के एक ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स में डेवलप हो जाता है, वो वहाँ पे समझाया गया। तो इस तरीके से सेलुलर रीजनरेशन जब होता है तो टिश्यूज़ रिपेयर हो जाते हैं। स्टिमुलेट न्यू सेल्स ग्रोथ, ये स्टिमुलेट करते हैं न्यू सेल्स ग्रोथ को, टिश्यू एंड टिश्यूज़ रिपेयर को। जब न्यू सेल्स ग्रो होंगे तभी तो टिश्यूज़ होंगे, क्योंकि हमारे सेल्स ही तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय, टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इस तरीके से न्यू सेल्स ग्रोथ एंड टिश्यूज़ रिपेयर, जब नए सेल्स ग्रो होते हैं तो उस टिश्यू रिपेयर हो जाते हैं। इन डैमेज ऑर्गन्स, डैमेज ऑर्गन के, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, स्प्लीन हो, पैंक्रियाज हो, या ब्रेन का कोई भी हिस्सा हो। ओके, एक लेवल तक ये हम कर पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट सर्वाइव कर चुका, बहुत देर में आया है, और 80, 90 और 75% के बाद जो है रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 50-50 में चांसेस होते हैं कि हम उन्हें बचा सकते हैं, उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन 50 से ऊपर अगर उनके ऑर्गन्स में नुकसान हो चुका है तो किस्मत ही है, कही जाती है कि वो लक है कि उनके साथ देता है। कई एक ऐसे भी पेशेंट देखे गए हैं तो सक्सेस भी हो गए हैं, ठीक भी हुए हैं। स्ट्रेंथनेस द बॉडी सेल्फ हेलिंग मैकेनिज्म, और यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है, स्ट्रेंथ्स बॉडी को मजबूत करता है, सेल्फ हेलिंग मैकेनिज्म को मेंटेन किया जाता है। जो बॉडी खुद से अपने आप को मेंटेन करती है, जो नॉर्मल कंडीशन में बॉडी खुद से अपने इंटरनल सरफेस को मेंटेन करती रहती है मैकेनिज्म की वजह से। जो भी टूट फूट होती है बॉडी के अंदर, सेल्स डैमेज होते हैं या टिश्यू डैमेज होते हैं, वो रिपेयर होते रहते हैं। लेकिन जब ये मेजर कंडीशन में ये शुरू हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तब हम उसका एहसास कर पाते हैं और हम डिजीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं, या सिकनेस पे चले जाते हैं, सिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड प्योरिफिकेशन एंड ब्लड प्योरिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, लिम्फ के थ्रू होता है, और ब्लड प्योरिफिकेशन करते हैं। बॉडी का टोटल डिटॉक्सिफिकेशन लिम्फ के थ्रू होता है। लिम्फ जो है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, प्योरीफाई करता है, और बॉर्डर वाटर लेवल और सेल्स के बॉथ के लिए जो हमारे पास फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है वो प्रिपेयर करता है। रिमूव टॉक्सिन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये बॉडी से रिमूव करता है पॉइजनस को, जो हम बाहर से ले रहे हैं, या इन्वायरमेंट के थ्रू जा रहा है, या हमारा बाई एयर हो रहा है, या बाई वाटर जा रहा है, बाई फूड जा रहा है, इसको जो है टॉक्सिन को मेटाबोलाइज करके, और बाई द मेडिसिन जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिक सिस्टम शुरू होता है। और मेटाबॉलिक सिस्टम में हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है किस मटेरियल को बॉडी के अंदर रखना है और किसे बाहर करना है। जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी उसे रिमूव कर देती है, और इसे हम बॉडी को हेल्दी कर पाते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी रह पाती है। फ्रॉम ब्लड एंड लिम्फ, और ब्लड और लिम्फ से इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रेंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल, और ये श्योरिटी की श्योर करता है कि जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई सेल को बराबर रेगुलर मिलती रहे।
एनर्जी रीस्टोरिंग एंड पोलैरिटी, ये एनर्जी को रीस्टोर करता है और पोलैरिटी को, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस करता है और इस बैलेंस से हम हेल्दी रहते हैं। रीस्टोर वाइटल फोर्स, जिसे हम बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इन द बॉडी, मेंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, और ये मेंटेन करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी चली जाती, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम हाइपर हो जाते हैं या हमारे पास हाइपर डिजीज कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव मोर देन नेगेटिव हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है हाइपो कंडीशन में आती है। जैसे कि हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइड, दो तरीके के थायराइड्स तो होते हैं, थायराइड पाए जाते हैं, लेकिन कभी हाइपर हो जाते हैं, कभी हाइपो हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमारी बॉडी के जो सिम्टम्स में बहुत अलग जैसा जो साइन मिलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस एंड ऑप्टिमल हेल्थ, और इस तरीके से हम हेल्थ को, अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या चक्कर है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए अगर हम फिजिक्स पढ़े हुए हैं, बायो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन चीज़ें होती हैं हमारी एक सेल्स को किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। न्यूट्रॉन का काम है बॉडी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को मिलने से रोकना, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखता है और दूर रखता है, और दोनों को अपने अंदर बांध के रखता है। अगर हाई न्यूट्रॉन्स का लेवल नेगेटिव पॉजिट्रॉन की तरफ बढ़ गया, तो पॉजिट्रॉन जो है, सॉरी, पॉजिट्रॉन ज़्यादा नेगेटिव लॉस में जाएगा और नेगेटिव हाइपर होता जाएगा। अगर नेगेटिव की तरफ बढ़ गया, तो पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिटिव फेज हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और नेगेटिव जो फेज़ है वो कम हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स जो है बॉडी को न्यूट्रल रखने का काम करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी को मेंटेन करने का काम करता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डज नॉट सप्रेस सिम्टम्स, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई भी जो डिजीज़ है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको सप्रेस करने का काम नहीं करता, सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करता, बल्कि हेल्प्स द बॉडी हेल्प नेचुरल, ये बॉडी को नेचुरल तरीके से भरने का या रिकवर करने का काम करते हैं, ठीक करने का काम करता है। अब इसके की पॉइंट्स हैं, दूसरा की पॉइंट्स है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज फॉर द रीजनरेशन। इसमें हम देख सकते हैं सिस्टम और फंक्शन है, दूसरी तरफ बेस्ट रेमेडीज़ है। सिस्टम और फंक्शन में क्या है? सेलुलर रिपेयर, टिश्यू रीजनरेशन। फंक्शन क्या है? टिश्यू रीजनरेशन। सिस्टम क्या है? सेलुलर रिपेयर। इसमें देखते हैं, इसको 3 है, कैंसर 5 है, एनजेड को 3 है। ये कुछ एनर्जेट को 3 जो है अपनी ये कंप्यूटर लैंग्वेज में है, ये एनजेड को 3 आप मान के चलें, और इसे कुछ कॉम्बिनेशन के ज़रिए से F1 है, S5 है और A3 के कॉम्बिनेशन में से एनर्जेटिको का वर्ड दिया गया है। ब्लड प्योरिफिकेशन एंड सर्कुलेशन, एंजाइट को ब्लड प्योरिफिकेशन का काम जो सिस्टम है, वो सर्कुलेशन को सही करता है। एंजाइट को 1 है, एंजाइट को 2 है, लिम्फेटिक को 1 है। दो टोरेंट जो लिक्विड है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दोनों ट्रेवल करते हैं, दोनों सर्कुलेट करते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें ब्लड और लिम्फ है। तो ब्लड की ग्रुप की जो मेडिसिन है वो एंजाइट को 1 है, एंजाइट को 2 है, एंजाइट को 3 भी है, लेकिन यहाँ पर एंजाइट को 3 को नहीं लिया गया है, लिम्फेट को 1 को लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ये ऐसा क्यों हुआ है? तो ब्लड में देखिए आर्टीरियल जो सप्लाई को हम ठीक करना है, तो एंजाइट को 1 यूज़ करते हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारे बॉडी का ख़राब हो गया है और वेनस सप्लाई किसी जगह इफेक्टिव हो गई, वेनस सप्लाई इफेक्टिव होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं सेल्स के अंदर। तो एंजाइट को 2 हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करते हैं। अगर वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे एंजाइट को 2 दिया जाएगा। एंजाइट को 3 जो है, दोनों की मिला के काम करती है और कार्डियक फंक्शन, कार्डियक पे ज़्यादा इफेक्ट है उसका, इसलिए यहाँ पे नहीं लिया है। कार्डियक स्ट्रक्चरल और फंक्शन पे इफेक्ट है। लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स के लिए लिया गया। लिम्फ नोड्स जो है बैरियर का काम करते हैं और इसमें लिम्फ को फ्लो होने पे कंट्रोल रखते हैं। तो लिम्फ अगर फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है या लिम्फेटिक ग्लैंड्स डेवलप कर गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में लिम्फ डिपॉजिट हो जाएगा और लिम्फ डिपॉजिट होने पे एब्सेस फॉर्म हो सकता है या फिर ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा इंलार्ज हो जाएंगी, जिसमें आप कहते हैं ग्लैंड निकल गई है, सूजन आ गई, गांठें हो गई हैं।
लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी को डिटॉक्स करता है, रिन्यूअल करता है। इसमें लिम्फेटिक 2 है, लिम्फेटिक 2 में S1, L1 और A3 आ जाता है। इसको क्लोसो 1 अलग से दिया गया है, कैंसिलसो 3। अगर कहीं पे हमें तीनों मेडिसिनों को देने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम लिम्फेटिक 2 देते हैं। नर्व एंड ब्रेन फंक्शन रिस्टोरेशन। नर्व एंड ब्रेन फंक्शन जो है ये इसका काम है रिस्टोरेशन का, एनर्जी को 2 और स्क्रोफोसो 5, अलिफाटिको 3। ओके, एनर्जेटिको से यहाँ पे एनर्जी लेवल को लिया गया है। एनर्जेटिको की जगह पे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। रिजनरेशन के लिए आर ई का यूज़ किया जाता है, डब्ल्यू का यूज़ किया जाता है। डब्ल्यू इसे बैलेंस करती है, आर ई जो है उसको फास्ट करती है। लीवर एंड किडनी रीजनरेशन, कैंसरसो C5 और स्क्रोफोसो 4। यहाँ पर कैंसरसो और स्क्रोफोसो 6 होना चाहिए, हम इसको करेक्शन कर देते हैं। ये ऑटो करेक्शन में ये हो जाता है। कभी आजकल इलेक्ट्रो के बहुत से क्लासेस हो गए हैं, बहुत से डॉक्टर्स हो गए हैं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं। जबकि किडनी के लिए, अच्छा लीवर अगर प्रॉब्लम में है तो किडनी प्रॉब्लम में आती ही आती है। तो अगर किडनी लीवर प्रॉब्लम है तो किडनी की हमें मेडिसिन देनी ही देनी होगी। तो यहाँ पर कैंसरसो 6 और कैंसरसो एस से और एस्करफोसो 6 देंगे। और इसी के साथ अगर लीवर पूर्ण तरीके इफेक्टिव है, लीवर भी है, तो S5 का भी यूज़ करेंगे। ओके, S5 लीवर की खास मेडिसिन है। तो यहाँ पर हम इसे भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक मिनट ठीक करते मुझे ना। ये 5 हो गया। ओके, क्योंकि अगर कोई जिसे मालूम होगा S5 लीवर के लिए यूज़ की जाती है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। हार्ट एंड वैस्कुलर सिस्टम हीलिंग, जिसमें एंजाइट को 3 है, एनर्जिट को 1 है, कैंसिस को 4 है। हार्ट में कैंसिस को 4 का यूज़ है कि ब्लड्स जो लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम बोन मैरो का सहारा लेते हैं। बोन मैरो पे काम करती है C4, जो हमारे जो ह्यूमरस बोन है, लॉन्ग बोन है, उसके अंदर हड्डियों के बीच में जो पीले कलर का या पिंक कलर का जो कंटेंट्स पाया जाता है, जो फैट पाया जाता है, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। बोन एंड जॉइंट रिपेयर, एंजाइट को 4, एंजाइट को 4 नहीं है, एंजाइट को ये कॉम्बिनेटेड है, जो कि अभी हमारे वहाँ अप्रूव नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम एंजाइट को 3, स्क्रोफोसो 3 और कैंसिलसो 4। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और भी करते हैं क्लियर, क्योंकि S5 भी हमें बोन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम S3 के साथ यहाँ पर 4 भी कर देते, सॉरी, S5 भी कर देते हैं। जी, ओके, एंजाइट को 3, स्क्रोसो 3 नहीं, सॉरी, 3 तो नहीं आएगी, किस कीमत में नहीं आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। ऑटो करेक्शन में ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, एंजाइट को 3, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहे हैं हम जी। हाँ, बोन में स्त्री आती है, मेरे दिमाग जहन में यहाँ पर लीवर था। बोन में तो स्त्री आएगी, क्योंकि ये जॉइंट सरफेस पे काम करते हैं। S3 भी आएगी और S5 भी आएगी। S5 जब विटामिन डी की कमी हो, बोन वीकनेस हो, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और D3 के को मेंटेन करने के लिए S5 को यूज़ करते हैं। अगर हमारी जॉइंट्स में किसी तरीके का जैसे कि
प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, जैसे कि S3 है वैसे ही यहाँ पर C3 भी आती है। तो C3 में कैंसिलो 3 भी आती है। कैंसिलो 3 जो है ये जॉइंट्स में यूज, S3 एंड C3 ये जॉइंट्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमारे कार्टिलेज बोन, जो सॉफ्ट बोन कहते हैं, और अगर मटन और चिकन खाने वाले होंगे तो जैसे कुर्री भी कहते हैं, तो मतलब जो नरम जो बोन होती है उसके लिए हम S3 और C3 का यूज़ करते हैं बोन रिपेयर करने में। जैसे नोज़ का है हिस्सा देख लीजिए, ये एक सॉफ्ट बोन होती है यहाँ पर आगे के हिस्से में, तो इसे कार्टिलेज बोन कहते हैं। ओके, सॉफ्ट बोन का ईयर के अंदर भी और हाँ जॉइंट्स के बीच में भी जो है कार्टिलेज लेयर होती है, जो रगड़ रखने से आपस में टकराने से रोकती है और पैड का काम करती हैं। अगर कभी जॉइंट्स में कोई किसी से कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो S3 और C3 से भी हम ठीक करते हैं और लुब्रिकेंट्स को भी डेवलप करते हैं। दीज रेमेडीज हेल्प बॉडी रिक्वायर्ड इट्स सेल्फ नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट। कोई भी साइड इफेक्ट पहुंचाए हुए बॉडी को नेचुरली तरीके से ये बिल्ड करती है। थर्ड मेथड में आ जाए मेथड फॉर रिजनरेशन इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। मेथड क्या है ये, हाउ टू वर्क, बेस्ट यूज फॉर ओरल ड्रॉप डाइल्यूशन में यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट एब्जॉर्ब टू प्रमोट डीप हेलिंग। डीप हेलिंग में डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है बॉडी के अंदर, ये टंग से काम करना शुरू कर देती है, जैसे हम पीते हैं वैसे ही इसका काम शुरू हो जाता है। ऑल सिस्टमेटिक कंडीशन, सभी सिस्टमेटिक कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिफिकेशन थेरेपी इनहेंस बायोइलेक्ट्रिकल फ्लो फॉर द सेलुलर रिन्यूअल। सेल्स के रिन्यूअल के लिए हम बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसको हमें इमिजिएटली रिकवर करने के लिए नर्व और ऑर्गन रीजनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज़ की जाती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑइंटमेंट ऑयल्स स्टिमुलेट्स लोकल टिश्यूज रिपेयर। ये लोकल टिश्यूज हैं जो स्किन के नीचे पाए जाते हैं, जॉइंट्स में पाए जाते हैं, तो इसके लिए ऑइंटमेंट और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ऑयल का यूज़ किया जाता है। स्किन, मसल्स एंड जॉइंट्स, सॉरी, देखा। लिम्फेटिक ड्रेनेज थेरेपी डिटॉक्सिफिकेशन सेलुलर ब्लॉकेज क्रोनिक डिजीज में लिम्फेटिक ड्रेनेज थेरेपी का यूज़ करते हैं। इसमें हीट देते हैं और कंप्रेशर देते हैं मेडिसिन को मिक्स करके। वो डिजीज़ के अंदर हम देखेंगे किस टाइप का कंप्रेशर और किस टाइप के बाथ हम देते हैं, कैसे देते हैं, तो वो हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आएगा। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ वालों को दिया जाता है। बॉडी पैक भी किया जाता है। मसाज एंड कंप्रेशर इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड एक्सेलरेट हीलिंग। मसल एंड जॉइंट रिकवरी के लिए किया जाता है। कंबाइनिंग इंटरनल एक्सटर्नल देयर रिपेयर स्पीडली अप रीजनरेशन। और ये एक एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके से जब हम देते हैं तो तेज़ी के साथ जो है रीजनरेट करता है हमारी बॉडी फंक्शन, और हम जल्दी अच्छे हो जाते हैं। कंक्लूजन यहाँ पे आखिर में होता है, वाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रीजनरेशन। तो ये ट्राइगर कैसे किस तरीके से ये रीजनरेशन करता है बॉडी को। ट्राइगर द बॉडी ऑफ नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म, ये ट्राइगर करता है, स्टॉप करता है बॉडी को नेचुरली रिपेयर करने के लिए मैकेनिज्म को। रीस्टोर एनर्जी बैलेंस एंड बैलेंस। ओके, रीस्टोर एनर्जी एंड बैलेंस फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ। ये रीस्टोर कर एनर्जी को रीस्टोर करके बैलेंस करके ये लॉन्ग टर्म हेल्थी बनाता है और एज को भी अ, बढ़ाता है। जैसे कि आजकल बहुत शॉर्ट एज हो रही है, कम एज में बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं और जिससे लोग जल्दी दुनिया से चले जा रहे हैं, तो ये लाइफ को भी मेंटेन करता है, लाइफ को भी बढ़ाता है। वर्क्स एट द सेलुलर लेवल टू रीजनरेट डैमेज टिश्यूज। वर्क्स एट द सेलुलर लेवल, ये सेलुलर लेवल पर वर्क करता है
और रीजेनरेट करता है डैमेज टिश्यूज़ को। सेफ है, नॉन टॉक्सिक है एंड होलिस्टिक है, हीलिंग अप्रोच है। ये कुदरती रिकवरी का जो साधन है, इसे हम मान सकते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।